विश्व इतिहास की झलक। मध्य युगों का भारत। ये है 46वां पत्र जिसे लिखने की तिथि है 14 मई सन 1932। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य के लिखे हुए अर्थशास्त्र का जिक्र किया था। इस ग्रंथ में उस जमाने की शासन प्रणाली और उस जमाने के लोगों के बारे में सब तरह की बातें लिखी गई हैं। मानो एक खिड़की खुल गई हो जिससे हम ईसा पूर्व की 4वीं सदी के भारत की एक झांकी देख सकते हैं। ऐसी पुस्तकें जिसमें प्रशासन की अंदरूनी बातों का बेउरेहाल होता हो, बादशाहों और उनकी देश विजयों के बहुत बढ़ा चढ़ाकर किए गए बयानों से कहीं ज़्यादा उपयोगी होती हैं। एक दूसरी भी पुस्तक है जिससे मध्य युग के भारत के बारे में हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शुक्राचार्य का नीति सार है। वैसे ये पुस्तक इतनी अच्छी और सहायक नहीं है जितनी कि अर्थशास्त्र, लेकिन कुछ इसकी मदद से और कुछ शिलालेखों और दूसरे विवरणों की मदद से हम ईसा के बाद की 9वीं और 10वीं सदी की एक झांकी देखने की कोशिश करेंगे। नीति सार में लिखा है, न तो वर्ण से और न कुलीनता से ब्राह्मणोचित गुण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस ग्रंथ के अनुसार जाति भेद जन्म से नहीं बल्कि गुण से होना चाहिए। एक दूसरी जगह इसमें लिखा है, राजकीय नियुक्तियां करते समय जाति या कुल का नहीं बल्कि कर्म, चरित्र और योग्यता का विचार करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वो खुद अपने मत के अनुसार नहीं बल्कि जनता के बहुमत के अनुसार काम करे। लोकमत राजा से ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे बहुत से रेशों से बनी हुई रस्सी शेर को घसीटने का सामर्थ्य रखती है। ये सब बड़े बढ़िया सूत्र हैं और कोरे सिद्धांत की तरह आज भी अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि व्यवहार में ये हमारे बहुत काम नहीं आते। माना कि गुण और योग्यता से आदमी ऊंचा उठ सकता है, लेकिन वो गुण और योग्यता हासिल कैसे करेगा? कोई लड़का या लड़की भले ही काफ़ी तेज हो, उचित शिक्षा और प्रशिक्षण से चतुर और कुशल भी शायद बन जाए, लेकिन अगर पढ़ने लिखने ये सिखाने का कोई इंतज़ाम ही ना किया जाएगा तो वह बेचारा क्या करेगा? इसी तरह लोकमत क्या है, किसका मत लोकमत समझा जाए? शायद नीतिसार का लेखक शूद्रों की बड़ी संख्या को मत देने का हकदार नहीं समझता था। इन लोगों की कोई गिनती नहीं थी, शायद सिर्फ ऊंचे और शासक वर्गों का मत ही लोकमत समझा जाता था। फिर भी ध्यान देने लायक बात यह है कि पहले की तरह ही मध्य युगों की भारतीय शासन प्रणाली में राजाओं की निरंकुशता या उनके दैवीय अधिकार के लिए कोई जगह नहीं थी। इस पुस्तक में राजा की राज्य परिषद का, सार्वजनिक निर्माण और पार्कों और जंगलों के अधिकारियों का, कस्बों और गांवों के संगठित जीवन का, पुलों, घाटों, धर्मशालाओं, सड़क और शहर या गांव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नालियों का भी जिक्र है। गांव के मामले में गांव की पंचायत को पूरा अधिकार था और राजा के कर्मचारी पंचों की इज्जत करते थे। पंचायत ही खेती के लिए ज़मीनें देती थी और लगान वसूल करती थी। गांव की तरफ से सरकार को माल गुजारी अदा करती थी। इन सब के ऊपर शायद एक बड़ी पंचायत या महासभा होती थी जो छोटी पंचायतों की निगरानी करती थी। इन पंचायतों को अदालती अधिकार हासिल थे। ये अदालतों की हैसियत से काम कर सकती थी और लोगों के मुकदमों का फैसला कर सकती थी। दक्षिण भारत के पुराने शिलालेखों से पता चलता है कि पंचों का चुनाव कैसे होता था, कौन कौन लोग पंच बन सकते थे और कौन नहीं। अगर कोई पंच सार्वजनिक धन का हिसाब नहीं देता था तो वो पंच होने का हक खो बैठता था। दूसरा एक बहुत दिलचस्प कायदा ये था कि पंचों के नज़दीकी रिश्तेदार नौकरियां नहीं पा सकते थे। अगर यही कायदा हमारी आज की कौंसिलों, असेंबलियों और म्यूनिसिपैलिटी में लागू कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो। एक समिति के सदस्यों में एक स्त्री का नाम भी आया है। इससे जाहिर होता है कि स्त्रियां भी पंचायतों की और उनकी समितियों की सदस्य बन सकती थी। पंचायतों के चुने हुए सदस्यों में से समितियां बनाई जाती हैं और हर एक समिति साल भर के लिए होती थी। अगर कोई सदस्य गलत हरकत करता तो उसे फौरन हटा दिया जाता। ग्रामीण स्वराज्य की ये प्रणाली यार शासन व्यवस्था की बुनियाद थी। इसी की वजह से उसमें इतनी मजबूती थी। गांव की ये पंचायतें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतनी जागरूक थीं कि यह कायदा बना दिया गया था कि बिना राजआज्ञा के कोई सिपाही किसी गांव में नहीं घुस सकता। नीति सार में लिखा है कि अगर प्रजा राजा से किसी कर्मचारी की शिकायत करे तो राजा को चाहिए कि वो प्रजा का पक्ष ले, ना कि कर्मचारी का। और अगर बहुत से लोग
कर्मचारी की शिकायत करें तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि नीति सार में लिखा है, अधिकार का मद पीकर किसको नशा नहीं होता। बुद्धिमानी की ये बातें खासकर आज हमारे देश के उन ढेरों अफसरों पर लागू होती हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते और हमारे ऊपर बुरी हुकूमत करते हैं। बड़े शहरों में जहाँ बहुत से दस्तकार और व्यापारी रहते थे, व्यापारियों और दस्तकारों के संघ या निकाय होते थे, यानी दस्तकारों और साहूकारों की श्रेणियाँ होती थीं और व्यापारियों के निगम होते थे। धार्मिक संस्थाएं तो थीं ही, इन सब संस्थाओं का अपने अंदरूनी मामलों पर बहुत काफ़ी नियंत्रण रहता था। राजा के लिए ये हिदायत थी कि वो जनता पर हल्के कर लगाए, जिससे उसे नुकसान न पहुँचे और उस पर भारी बोझ न पड़ जाए। राजा को टैक्स उस तरह वसूल करना चाहिए जैसे माला बनाने वाला जंगल के पेड़ों से फूल और पत्तियाँ चुनता है, जलाकर कोयला बनाने वाले की तरह नहीं। ऐसा बिखरा हुआ हाल हमें भारत के मध्य युग के बारे में मिलता है। ये पता लगाना ज़रा मुश्किल है कि पुस्तकों में नीति की जो बातें लिखी हैं उन पर किस हद तक अमल होता था। पुस्तकों में ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों और आदर्शों की बातें लिखना बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी में उन पर अमल करना बहुत मुश्किल। पर इन पुस्तकों से हमें उस ज़माने के लोगों के आदर्शों और विचारों को समझने में मदद मिलती है, चाहे वो इन पर पूरी तरह अमल न करते हों। हमें ये पता चलता है कि राजा और शासक निरंकुश नहीं होते थे। चुनी हुई पंचायतें उनके अधिकारों पर नियंत्रण रखती थीं। हमें ये भी पता चलता है कि गांवों और शहरों के स्वशासन की प्रणाली काफ़ी उन्नत थी और केंद्रीय सरकार उसमें कोई दखल नहीं देती थी। लेकिन जब मैं जनता की विचारधारा या स्वशासन की बात करता हूँ तब इसका मतलब क्या है? भारत का सारा समाजी ढांचा जाति प्रथा पर बना हुआ है। सिद्धांत में संभव है जाति व्यवस्था कठोर न रही हो, जैसा कि नीति सार में लिखा है, गुण और कर्म के अनुसार मानी जाती रही हो, लेकिन अमल में इस सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय शासक वर्ग ये शासक जातियाँ थीं। कभी कभी इनमें आपस में प्रभुता के लिए झगड़े होते थे, लेकिन ज़्यादातर ये लोग मिलजुल कर शासन करते थे और एक दूसरे का लिहाज रखते थे, पर दूसरी जातियों को दबा कर रखते थे। धीरे धीरे जब व्यापार वाणिज्य बढ़े, व्यापारी वर्ग धनवान और महत्वपूर्ण हो गया, और जब इसका महत्व बढ़ा तो इसे कुछ रियासतें भी मिल गईं और अपनी श्रेणियों के अंदरूनी मामलों को निपटाने के अधिकार भी। लेकिन फिर भी इस वर्ग को राज्य सत्ता का कोई असली हिस्सा नहीं मिला और बेचारे शूद्र तो बराबर सबसे नीचे बने रहे। कुछ लोग इसमें से भी ज़्यादा नीच समझे जाते रहे। तुम देखोगी कि भारत में पश्चिम की तरह मजदूरों की गुलामी नहीं थी, फिर भी हमारा सारा सामाजिक ढांचा दर्जों में बटा हुआ था, यानी एक के ऊपर एक वर्ग बने हुए थे। ऊपर के सब लोग नीचे दर्जे के लोगों का शोषण करते थे, उनका सारा बोझ इन्हें सहना पड़ता था, और ऊपर के लोग इन बेचारे नीचे के लोगों की शिक्षा या काम सीखने का कोई मौका आने ही नहीं देते, ताकि ये व्यवस्था हमेशा बनी रहे और सारे अधिकार उनके हाथों में कायम रहें। गांव की पंचायतों में शायद किसानों की कुछ चलती थी और इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन बहुत संभव है कि कुछ होशियार ब्राह्मण इन पंचायतों पर हावी रहे हों। आर्यों की ये पुरानी शासन प्रणाली तब से चली आती है जब से उन्होंने भारत में कदम रखा और द्रविड़ों के संपर्क में आए, और ये उन मध्य युगों तक कायम रहे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि गिरावट और कमज़ोरी का सिलसिला बराबर जारी था। शायद ये व्यवस्था जर्जर हो रही थी और बाहर से होने वाले विदेशी हमलों ने इसे घिस डाला था। तुम्हें ये जानकर दिलचस्पी होगी कि पुराने ज़माने में भारत ने गणित में बहुत उन्नति की, और उस समय के बड़े गणितज्ञों में एक स्त्री लीलावती का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि लीलावती और उसके पिता भास्कराचार्य ने, और शायद एक दूसरे व्यक्ति ब्रह्मगुप्त ने, सबसे पहले दार्शनिक प्रणाली निकाली थी। बीज गणित भी भारत में ही निकला, ऐसा बताया जाता है। भारत से ये अरब गया और अरब से यूरोप। बीज गणित का अंग्रेजी नाम अलजबरा अरबी शब्द है।